जय हिंद दोस्तों। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रस्तावना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कहा जाता है कि सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिकी संविधान में ली गई थी और उसी के बाद से अन्य देशों के संविधान ने भी उसे अपनाया था। भारतीय संविधान में भी जो प्रस्तावना अपनाई गई है वो कहां से ली गई है? अमेरिकी संविधान से ही ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो उद्देश्य का प्रस्ताव था वो नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, और उसे प्रस्तावना के रूप में क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। प्रस्तावना दोस्तों किसी भी संविधान का मूल निचोड़ होता है। पूरे संविधान का सार प्रस्तावना में होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी देश को संविधान को ना पढ़ना चाहें, आप केवल प्रस्तावना को पढ़ लें तो आपको इतना अनुमान लग जाएगा कि संविधान के अंदर क्या मूल सिद्धांत है। जैसे कि भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान बहुत बड़ा है। अब पूरा संविधान को ना पढ़ते हुए आप क्या पढ़ लें? केवल प्रस्तावना को पढ़ लें तो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय संविधान किन मूल सिद्धांतों की बात करता है। ठीक है, प्रस्तावना को परिचय पत्र भी कहते हैं, कुंजी भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। दोनों में अंतर है, ध्यान रखें। ठीक, तो देखिए, आइए प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। प्रस्तावना प्रेम्बल इस उद्देश्य का भी कहा जाता है। तो देखिए, अपनी प्रस्तावना जो शुरू होती है हम भारत के लोगों से शुरू होती है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एक्ट द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, यह हमारी उद्देश्य का यह प्रस्तावना है। ठीक, तो इसके कुल भूत आपकी शब्दावलियां भी हैं। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य भी है। ठीक है, और इसमें कुछ अपवाद भी शामिल हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले अपवाद की बात करते हैं। ठीक, अपवाद जो आपका सबसे पहले आया वो आपका आया था 1960 में। बेरुवारी और संघ का मामला आया था। उसमें उच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई प्रस्तावना जो है आपका संविधान का अंग या संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला सामने आया। उसमें एससीएफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अपने पहले के निर्णय को, यानी कि 1960 में जो निर्णय दिया था उसको बदल दिया और अब कहा 1973 में कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है, और क्या कहा? फिर एक बात आई सामने कि भाई जो आपकी प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के मामले में ही कहा था कि हाँ, जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो जाहिर सी बात है उसमें संशोधन भी होगा। भाई जब प्रस्तावना किसका है? संविधान का भाग हो गई, तो संविधान के भाग में तो संशोधन किया जा सकता है ना। तो ये व्याख्या दी गई कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन
संविधान के जो मूल तत्व हैं या मूल सिद्धांत हैं जो प्रस्तावना से मालूम होते हैं उनमें संशोधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ एक बार, अभी तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। वो 3 नए शब्द क्या थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द अभी तक जोड़े गए हैं। तो पेपर में बहुत आता है कि प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। तो 42वां संशोधन 1976, कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे? ये भी बहुत आता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्या एक बात और, पहले संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द था, तो पंथ निरपेक्ष की जगह क्या किया गया? धर्मनिरपेक्ष किया गया। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है और पूछा जाता है। ठीक, एक और है N.A. पालकीवाला। इन्होंने जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र कहा था। N.A. पालकीवाला एक संवैधानिक विशेषज्ञ थे। उन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं संविधान की प्रमुख शब्दावली। कुछ शब्द संविधान में देखिए ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते हैं, जैसे संप्रभुता क्या होती है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, न्याय क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, समता क्या होती है, समाजवाद क्या होता है। ठीक है, तो आइए इन सबकी एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए प्रस्तावना की कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपका संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। तो इसके बारे में कहा गया है कि जो भारत है ये क्या है? अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यह किसी भी अन्य देश का उपनिवेश या डोमिनियन राज्य नहीं है। ये अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय ले सकता है। इस पर अन्य किसी भी देश का किसी भी तरह का दबाव नहीं है। यही होता है संप्रभुता, यानी कि अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र, चाहे वो आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, यानी कि देश के भीतर का या देश के बाहर का। ठीक, फिर अब अगला आता है आपका धर्मनिरपेक्ष। कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। इसके बारे में कहा गया है कि जो राज्य है या सरकार है उसका कोई भी धर्म नहीं होगा। सरकार की नजर में सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे, इक्वल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं भारत में कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं। अगर किसी एक ही धर्म को आप मान्यता दे देंगे तो इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। क्या है ये? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें सभी धर्म क्या है? समान है। सभी धर्मों को सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, ये आपका धर्मनिरपेक्ष हुआ, सब सरकार की नजर में सभी धर्म समान। ठीक, अगला है न्याय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्याय। तो देखिए न्याय के बारे में कहा गया, न्याय 3 तरह का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये जो न्याय आपका लिया गया है ये आपका रूस की क्रांति से लिया गया था। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, वहां से लिया गया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के बारे में कहा है कि भाई जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तभी उन्हें समाज में क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। ठीक, फिर क्या गया? आर्थिक न्याय, क्योंकि कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब भी हैं, कुछ मध्यम भी हैं। तो कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक कारणों से भेदभाव नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त हो जाएंगे और जो गरीब है उसे विशेष कुछ अधिकार नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सरकार की नजर में क्या है? आर्थिक दृष्टि से सभी लोग समान हैं।
राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय के बारे में भी कहा गया है कि सभी लोग समान हैं, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में आ सकता है, जा सकता है, अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो ये राजनीतिक न्याय है आपका, ठीक। तो ये 3 तरह के न्याय देता है। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए, कहीं भी रहने के लिए, कुछ भी कहने के लिए, घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। उस पर किसी भी तरह के सरकार का दबाव नहीं होगा, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी। लेकिन कुछ लिमिटेशन भी लगाई हुई है यहां पे। क्या लगाई हुई है? लिमिटेशन भी दी गई है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, एक कुछ लिमिटेशन के साथ ही लागू होता है, ठीक है। अगला है लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी। तो देखिए, लोकतंत्र आपका 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र यानी कि नाम से समझ में आ रहा होगा, लोक यानी कि लोगों का तंत्र, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लागू होता है। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? जनता सीधे देश को चलाती है, ठीक है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। एक होता है अप्रत्यक्ष, इसमें जनता क्या करती है? चुनाव के माध्यम से अपनी प्रतिनिधियों को चुनती है, जैसे कि भारत। और जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो सर्वोच्च शक्ति का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, कानून बनाते हैं और उन्हें जनता के ऊपर क्या करते हैं? लागू करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, जनता ने चुनाव में तो हिस्सा लिया, लेकिन शक्ति उसके हाथ में नहीं रही। शक्ति जो प्रतिनिधि उसने चुना था उसके हाथ में दे दी, है ना। इसलिए जो आपके एमएलए एमपी होते हैं वो जनता के क्या होते हैं? सेवक होते हैं या प्रतिनिधि होते हैं, कि जनता ने आपको चुना है तो जनता की आप क्या है? मदद करें, यानी कि उनकी समस्याओं का निवारण करें अपनी शक्तियों के माध्यम से। यानी कि जनता ने अपनी शक्ति किसे दी? वो एमपी या एमएलए को दी, जिसका वो प्रयोग करेगा जनता की भलाई के लिए, ठीक है। लोकतंत्र तो सरकार लोगों द्वारा चुनना, ठीक है। अप्रत्यक्ष माध्यम, अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होता है, ठीक है। लोकतंत्र थोड़ा समझ में आया, ठीक है। लोकतंत्र की सीधी सी मतलब है कि लोग क्या चुनते हैं? अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और जो प्रतिनिधि होते हैं वो सर्वोच्च शक्ति का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे जनता की भलाई के लिए, ठीक है। अगला है गणतंत्र। अब एक गणतंत्र क्या होता है? रिपब्लिक। कहते हैं इसमें जो राज्य का प्रमुख होता है, जैसे कि मैंने बताया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक, वो कुछ निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। क्या आता है? एक निश्चित समय के लिए। जैसे कि भारत में जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति का आप जानते हैं चुनाव होता है, और चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष, ठीक है। एक निश्चित समय यानी कि 5 साल के लिए चुन के आया है, तो वही क्या है? गणतंत्र है। यानी कि जो राज्य का प्रमुख होता है एक निश्चित समय के लिए चुनाव के माध्यम से चुन के आता है, ठीक है, वही राज्य का प्रमुख होता है। उसी को क्या कहा गया है? गणतंत्र कहा गया है। राज्य का प्रमुख एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, ठीक है। अगला है समता। समता आप जानते ही हैं समानता के बारे में, कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, लिंग,
वंश के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, ये समता है। बंधुत्व भी आता है। बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना विकसित करना। ठीक है, राज्य क्या करता है? भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक, एक टर्म और आता है समाजवाद। अब समाजवाद क्या होता है? तो देखिए, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है, जिसमें कि सरकार और प्राइवेट मिलकर क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, उत्पादन साधनों का कुछ ही हाथों में संकेंद्रण नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिससे क्या बनी रहे? इक्वलिटी बनी रहे। ठीक है, भारतीय समाजवाद गांधीवादी विचारधारा पर क्या है? आधारित है। मार्क्सवाद और गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, जिसमें से गांधीवादी विचारधारा की ओर ज्यादा झुकाव हुआ है। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपकी प्रस्तावना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो मैं शुरू में चर्चा कर चुका हूं उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य क्या है इसका? मैंने बताया स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुत्व इसके मूल उद्देश्य हैं हमारे भारतीय संविधान के। स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुत्व, यही इसके मूल उद्देश्य हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसे ठीक से देख लें, पढ़ लें। ठीक, प्रस्तावना के बारे में जो संभव बातें थी मैंने आपको सारी बता दी। ठीक है, अपवाद भी मैंने आपको बता दिया, इसमें संशोधन कब हुआ था वो भी मैंने आपको बता दिया, इसकी कुछ डेफिनेशंस थी वो मैंने बता दी हैं। ठीक है, तो आप उसे नोट भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।